एक बार एक कबूतर ने बताया कि अपनी पत्नी चाहे कोई भी कितना भी सगा क्यों ना हो उसके साथ अकेले कभी मत छोड़ो। दोस्तों, ये एक बहुत पुराने समय की कहानी है। एक राज्य में एक सेठ जी रहते थे और वो बहुत ही प्रतापी सेठ थे। वो हमेशा अपने काम के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाया करते थे। उनके पास में एक पेड़ था। उस पेड़ पर अपना डेरा जमाए एक कबूतर रहता था। वह कबूतर रोज दाना चुगने के लिए सेठ के पास आता था। एक दिन वो सेठ किसी काम के लिए कहीं दूसरे शहर में जा रहा था, तो उस कबूतर ने उस सेठ से कहा कि आप अपनी पत्नी को अकेला किसी के भी भरोसे छोड़कर मत जाइए। सेठ ने उसे उसका कारण पूछा, तो कबूतर ने कहा कि मैं आपको एक कहानी के द्वारा इसका हल बताता हूँ। कबूतर ने कहानी सुनानी शुरू की। कबूतर ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था। वह राजा बहुत ही शंकी स्वभाव का था। एक दिन वह जंगल में भ्रमण करने के लिए गया। तभी उन्हें वहां पर एक साधु महात्मा दिखे। साधु महात्मा देखकर वह राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन वो साधु अखंडी किस्म का साधु था। राजा उसके पास गया और उसे कहा कि मेरी रानी गर्भवती है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की? साधु ने कहा, मैं ये तो नहीं बता सकता कि उसके पेट में पल रहा बालक है या बालिका, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि अगर उसने एक बालिका को जन्म दिया तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने महल में वापस जाता है। वह अपनी रानी को कहता है कि अगर तुमने किसी बालिका को जन्म दिया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और उस लड़की को भी मार दूंगा। इतना सुनकर रानी बहुत ही डर जाती है और वो राजा के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती है, इसलिए वह राजा से कुछ नहीं कहती और भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे एक लड़का ही पैदा हो, क्योंकि अगर लड़की पैदा हुई तो राजा उसको मार देंगे और उनके हाथ कन्या मृत्यु का दोष लगेगा। कुछ समय बीत जाता है। राजा के घर एक पुत्र का जन्म होता है। राजा बहुत खुश होता है। रानी भी बहुत खुश होती है क्योंकि राजा के सर पर कन्या हत्या का पाप नहीं लगा। थोड़ा समय ऐसे ही व्यतीत होता है। कुछ समय बाद रानी फिर से गर्भवती होती है। राजा उसे कहता है कि इस बार भी अगर लड़की हुई तो मैं उसको मार दूंगा। रानी बहुत डर जाती है। राजा किसी काम से दूसरे शहर में जाता है और उसको कई महीने वहां पर लग जाते हैं और पीछे से रानी एक कन्या को जन्म देती है। वो बहुत डर जाती है कि अब राजा इस कन्या को मार देंगे। रानी इसी बात की चिंता में रहती है कि अगर राजा कन्या को मार देगा तो उसे कन्या हत्या का पाप लगेगा। यही सोच रही होती है कि उसकी दाई उससे पूछती है कि आपको किस बात की चिंता है। रानी दाई को सारी बात बताती है, तो दाई रानी से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को मैं अपने यहाँ पर रख लूँगी और मैं कहूँगी कि ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। ऐसा कहकर दाई रानी से उसकी चिंता कम करने के लिए कहती है। रानी बहुत खुश होती है। रानी दाई को थोड़ा सा धन देती है ताकि वो उसकी बेटी की अच्छी तरह से परवरिश करे, और अगर किसी बात की चिंता हो तो रानी कहती है कि मुझसे और धन ले जाना। इस तरह रानी और दाई दोनों इस बात को अपने तक ही रखते हैं और राज्य में ये कहते हैं कि उन्होंने बेटी को मार दिया है। कुछ समय बाद राजा वापस आता है तो उसे ये पता चलता है कि उसकी रानी ने एक कन्या को जन्म दिया और रानी ने उस कन्या को मरवा दिया। तो राजा ये सुनकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन राजा
शिकार करने के लिए दाई के घर के पास के जंगल में जाता है। अब वो कन्या बड़ी हो चुकी थी। वो कन्या घर के बाहर खड़ी थी। राजा उसको देखकर बहुत खुश होता है और अपना दिल उस कन्या को दे बैठता है और अपने मंत्रियों से उस कन्या के साथ विवाह करने के लिए कहता है। राजा के मंत्री उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उसकी कन्या का हाथ मांगते हैं, लेकिन वो बूढ़ी औरत मना कर देती है। तो राजा उस बूढ़ी औरत को अपने महल में बुलवाता है और उसको खूब कोड़े मरवाता है। तो बूढ़ी औरत थक हार कर बता देती है कि आप जिस कन्या की बात कर रहे हो वो कन्या आपकी ही बेटी है। राजा इस बात पर बहुत शर्मिंदा होता है और वह अपने बेटे से उस कन्या को जंगल में छोड़ आने के लिए कहता है। अब राजा का बेटा भी बड़ा हो चुका होता है और वह बहुत दुखी होता है कि उसकी बहन को वह कैसे जंगल में छोड़कर मारकर आ जाए। वो अपनी बहन के साथ चला तो जाता है, लेकिन वो अपनी बहन को वहाँ पर मारता नहीं है और उसको जंगल में छोड़कर आ जाता है और अपने पिता से यह कह देता है कि मैंने अपनी बहन को मार दिया। इस पर उसकी माँ उससे पूछती है, क्या सच में तूने अपनी बहन को मार दिया? तो राजा का बेटा कहता है कि नहीं माँ, मैं उसको जंगल में छोड़ आया हूँ। ऐसा कहकर वह बहुत ही खुश होता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। राजा की बेटी वहीं जंगल में घास फूस खाकर ही अपना गुजारा करती है। उधर उस जंगल में किसी दूसरे देश का राजा वहां पर भ्रमण करने के लिए आता है। रानी उसको देखकर बहुत ही डर जाती है और पेड़ के पीछे छिप जाती है। राजा जब उस लड़की को देखता है तो वो उस पर मोहित हो जाता है और उससे शादी करने के लिए उसको अपने साथ अपने राज्य में ले जाता है। रानी भी उसके साथ खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों विवाह कर लेते हैं। राजा उससे उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछता है। ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं। रानी एक बेटे को जन्म देती है। तब राजा उससे उसके अतीत के बारे में पूछता है, लेकिन रानी उसको कुछ भी जवाब नहीं देती है। ऐसा करते 2 साल और व्यतीत हो जाते हैं। रानी एक और बेटे को जन्म देती है। फिर वो राजा को अपने अतीत के बारे में बताती है। राजा बहुत खुश होता है कि वो एक राजा की पुत्री है। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के राज्य में ज़रूर लेकर जाऊंगा। ऐसा कर एक दिन वो रानी को वहां लेकर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन राजा को कोई काम के लिए दूसरे शहर में जाना होता है। तो वो अपने मंत्रियों के साथ रानी को और अपने बच्चों को भेज देता है। राजा और उसके मंत्री रानी और उसके बच्चों को लेकर चले जाते हैं। रास्ते में रात हो जाती है तो वो वहीं जंगल में ही रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात को सेनापति अपना तंबू रानी के तंबू के पास लगाता है। रानी बहुत मना करती है, लेकिन सेनापति कहता है कि राजा ने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमें दी है। रानी के बहुत मना करने पर भी वो नहीं मानता। ऐसे करते आधी रात का पहर आ जाता है तो सेनापति रानी के पास आता है। रानी उसके इरादे को समझ जाती है और उसको दूर जाने के लिए कहती है, लेकिन सेनापति नहीं मानता। रानी अपने बड़े पुत्र को उसके आगे करती है। सेनापति उसका शीश धड़ से अलग कर देता है। ऐसा देखकर रानी तंबू से बाहर चली जाती है। उसे बाहर जाकर जंगल में छिप जाती है। सुबह हो जाती है। रानी तंबू में वापस आती है तो उसको अपने बड़े बेटे की लाश भी नहीं मिलती। रानी बहुत दुखी होती है। ऐसा करते रानी फिर आगे अपने सैनिकों के साथ जाती है। फिर रास्ते में रात हो जाती है। सेनापति फिर उसके पास आता है। रानी उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता और उसके दूसरे पुत्र का भी सिर शीश से अलग कर देता है। रानी तंबू से भाग जाती है और नदी में जाकर छलांग लगा देती है। नदी का बहाव इतना तेज था कि रानी एक तट से दूसरे तट पर पहुंच जाती है। वहां कुछ सन्यासी अपने कपड़े धो रहे थे। वो रानी को देखकर आपस में लड़ने लगते हैं। एक कहता है कि ये रेत मेरी है, दूसरा कहता है इसकी नज़र मुझ पर पड़ी है, ये मेरी है। ऐसा करते
चार और सन्यासी आ जाते हैं और सभी सन्यासी आपस में लड़ने लगते हैं। रानी ये देखकर बहुत दुखी होती है। फिर वो अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु उसे कहता है कि तुम इसे अपनी बहन बना लो। वो सारे सन्यासी मान जाते हैं और रानी को अपनी बहन बना लेते हैं। रानी जहाँ पर पहुँचती है वो उसके अपने पिता का राज्य होता है। रानी को ये तो पता था कि ये उसके पिता का राज्य है, लेकिन वो अपने पिता से कैसे मिले। फिर वो अपने भाइयों को कहती है कि आप राजा से कहो कि हमारी बहन आपको एक कहानी या किस्सा सुनाना चाहती है। रानी को पता था कि उसके पिता को किस्से सुनने का बहुत शौक है। वे राजा के पास जाते हैं और राजा मान जाता है। अगले दिन दरबार लगता है। रानी वहाँ पर सन्यासी के भेष में जाती है। सन्यासी के भेष में होने के कारण कोई उसे पहचानता नहीं है और वो अपना किस्सा सुनाती है। ऐसे करते कई दिन बीत जाते हैं। उधर राजा जब सेनापतियों के पास पहुंचता है तो वो रानी के बारे में पूछता है। सेनापति उसे कहते हैं कि आपकी रानी तो धोखेबाज निकली, वो अपने पुत्रों को भी मारकर चली गई। राजा बहुत दुखी होता है और उसके पिता के पास जाने का निर्णय करता है। एक दिन जब दरबार में रानी ने कहानी सुनानी थी, तब राजा और उसके सेनापति भी दरबार में मौजूद थे। रानी ये देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि आज तो सभी यहीं पर हैं, और वो अपनी कहानी सुनाने के लिए कहती है। वो राजा से कहती है कि आपके दरबार में कोई भी मेरा किस्सा सुने बिना नहीं उठेगा। अगर कोई उठा तो मैं वो कहानी वहीं पर ही बंद कर दूंगी, फिर उससे आगे नहीं सुनाऊंगी। राजा कहता है कि आपके बीच कहानी सुनाने के बीच में कोई भी नहीं उठेगा। फिर वो कहानी सुनानी शुरू करती है। जब वो अपनी बचपन की कहानी सुनाती है तो राजा को अपनी बेटी की याद आ जाती है। उसने भी अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया, शायद उसकी बेटी कहीं जिंदा हो। जब वो अपने विवाह की कहानी सुनाती है तो उसका पति वो कहानी सुनकर कहता है कि ये तो मेरी ही रानी है, और वो ध्यान से उसकी बात सुनता है। जब सेनापतियों पर बात आती है तब सेनापति वहाँ से उठने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु राजा उन्हें कहीं भी जाने नहीं देता और डांट कर वहीं पर बिठा देता है। जब रानी पूरी कहानी खत्म करती है, उसके बाद वो अपने मुंह से पर्दा उठाती है तो राजा यह देखकर खुश होता है कि ये तो मेरी ही बेटी है, और उसको गले से लगा लेता है। और दूसरा राजा अपने सेनापतियों के कारण बहुत दुखी होता है कि मेरे सेनापतियों ने मेरी ही पत्नी के साथ ऐसा किया। वो राजा से कहता है कि ये मेरे गुनहगार हैं और इनको सज़ा मैं दूंगा। वो उनका शीश धड़ से अलग कर देता है, जैसे उसने अब उसके बेटों का किया था। फिर रानी बहुत ही दुखी होती है क्योंकि उसके बेटे उसके साथ नहीं हैं, और वो इस बात से खुश होती है कि राजा को सारी सच्चाई का पता चल गया। फिर वो थोड़े दिन अपने पिता के राज्य में रहते हैं और उसके बाद खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। फिर कई साल व्यतीत हो जाने के बाद रानी 2 पुत्रों को जन्म देती है और खुशी खुशी अपना संसार को आगे बढ़ाती है, और वो दोनों खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी औरत, बेटी, बहू को किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो अनजान आदमी आपका कितना ही अच्छा दोस्त, रिश्तेदार क्यों ना हो।